सिविल सर्विस एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट जो महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो ज्योग्राफी का अपना एक अलग महत्व है। जब तक आप किसी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में नहीं समझते हैं, तब तक आपको उस क्षेत्र के बारे में वो जानकारी नहीं मिल पाती जिस जानकारी को आप आसानी से समझ सकते थे जब आप उसके ज्योग्राफी के बारे में समझते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए, पृथ्वी के आकार के बारे में काफ़ी डिस्प्यूट है कि पृथ्वी गोल है, कहीं कहते हैं अंडाकार है। देखिए, पृथ्वी का आकार जो है, पृथ्वी का आकार है जियोइड, GEOID, जियोइड। जियोइड आकार की पृथ्वी है, ना तो ये गोल है और ना अंडाकार। अभी तक आपने जो पढ़ा है, तो सबसे पहले आप अगर आपके पास पेन कॉपी आप नोट डाउन कर रहे हो, तो आप सबसे पहले पृथ्वी का आकार नोट डाउन कर लीजिए। पृथ्वी का आकार जियोइड होता है। और पृथ्वी के विस्तार को जानने के लिए 2 मानक प्रयोग में लाए गए, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्षैतिज थी और देशांतर रेखाएं ऊर्ध्वाधर। अब जैसे आप लैटिट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में, लैटिट्यूड किसको बोलते हैं? अक्षांश रेखाओं को। लैटिट्यूड आप देखेंगे नॉर्थ। देखिए, सबसे पहले आप दिशाओं के बारे में जानें। सबसे पहले अगर आपको भूगोल समझना है तो सबसे पहले आप समझिए, मैपिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उसकी दिशाएं, उसके डायरेक्शन। तो देखिए, सबसे पहले ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। नॉर्थ और साउथ, ऊपरी हिस्सा नॉर्थ और नीचे का हिस्सा साउथ। जो लैटिट्यूड होता है, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से एक सीधी रेखा खींच दी गई है। देखिए, ये दिख रहे हैं 0, इसको बोलते हैं इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा। इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा नॉर्थ और इक्वेटर के नीचे का हिस्सा साउथ। ठीक इसी तरीके देशांतर रेखाएं, यानी लॉन्गिट्यूड के लिए बिल्कुल आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर बिल्कुल एक सीधी रेखा खींच दीजिए। ऐसे ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल सीधी रेखा। आपने बिल्कुल सीधी रेखा खींच दी। अब इस सीधी रेखा की राइट साइड पे, आपके राइट साइड पे ईस्ट होगा और आपके लेफ्ट साइड पे वेस्ट होगा, पश्चिम और पूर्व। यानी कि ये रेखा जहां से गुजरती है वो रेखा होती है प्राइम मेरिडियन। तिथि रेखा भी बोलते हैं इसको। आप इस रेखा के ईस्ट, आप इस रेखा से जस्ट अगर आप ईस्ट की साइड यानी पूर्व दिशा की ओर जाएंगे तो आपको एक दिन का फायदा होगा। कैसे? अगर आप वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है, आप वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे सपोज आज 20 तारीख है, तो यहाँ 19 होगी। सूर्य किधर से उदय होता है? पूर्व से, और पश्चिम में आता है, फिर पूर्व जाता है, फिर पश्चिम में आता है। ऐसे ही चलता है। ठीक, अब बात करते हैं लैटिट्यूड की, यानी अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाएं 0 से 90 यानी 90, 0 से 90 तक नॉर्थ पोल और 0 से 90 साउथ पोल। कुल कितनी रेखाएं होती हैं? 181। उसके बाद देशांतर रेखाओं की बात करते हैं। देशांतर रेखाएं 0 से 180 तक यानी 179 रेखाएं
ईस्ट साइड और 179 रेखाएं वेस्ट साइड। इसको और डिटेल में बताएंगे, आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। अब जैसे इसमें कुछ महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है, इससे जुड़े प्रश्न आते हैं, तो इसके विषय में हम आपको डिटेल में बताएंगे। आप सबसे पहले ये समझिए कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है। लॉन्गिट्यूड होता है जो ऊर्ध्वाधर सीधी रेखाएं की चीज़ होती हैं, सीधी सीधी ऊपर से नीचे की ओर, उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और जो क्षैतिज अवस्था में होती है उनको लैटिट्यूड बोलते हैं। और देशांतर रेखाओं को या लॉन्गिट्यूड को इसलिए देशांतर रेखाएं बोलते हैं क्योंकि यह तिथि निर्धारण रेखाएं होती हैं। ओके, ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, आप इनके अगर इतना समझ गए हैं, इसके बाद आपको समझना होगा कॉन्टिनेंट, महासागर के बारे में। चलिए देखते हैं, भारत किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया, एशिया महासागर में है, सॉरी माफ कीजिएगा, महाद्वीप में है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये पूरा विश्व का मैप है, वर्ल्ड मैप खुला हुआ है, ठीक। ये इक्वेटर लाइन, ये लाइन यहाँ से ये ऐसे खींच दीजिए, सीधा सीधा बिल्कुल। अब ये देखिए, एक बीच में लाइन ये खींची हुई है, ठीक। इधर वाला हिस्सा पश्चिम, इधर वाला हिस्सा पूरब, ऊपर वाला हिस्सा उत्तर और नीचे वाला हिस्सा दक्षिण, साउथ। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये वाला हिस्सा आपको उत्तर क्षेत्र में लग रहा है और ये वाला हिस्सा दक्षिण में लग रहा है। ऊपर वाला हो गया उत्तरी अमेरिका, नीचे वाला हो गया दक्षिणी अमेरिका। ओके, अब यहाँ पे आपको देखना होगा, देखिए मैं जूम किए देता हूँ थोड़ा सा। ये एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ये कैस्पियन सागर तक, ये कैस्पियन सागर तक इसका पश्चिमी क्षेत्र, इसका पश्चिमी क्षेत्र यूरोप कहलाता है। आपको पता होगा, पहले ये हो गया यूरोप और ये हो गया एशिया, और ये यहाँ से मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर को लेके ये पूरा मेडागास्कर मिला के ये हो गया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। अभी आपको यहाँ पे इधर ये ऊपरी वाला हिस्सा क्या हो गया, उत्तर, और ये दक्षिण। आपको ये यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ न्यूजीलैंड, और यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी, कुछ छोटे छोटे से कॉन्टिनेंट द्वीप हैं, उनको मिला के ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप। आपको यहाँ शायद दिख रहा होगा ये एरिया, ये पहले मैं हटा देता हूँ बाकी का। ये एरिया जो नीचे का एरिया है साउथ टुवर्ड, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका। अब इसमें जैसे आपको लैंड मास के बारे में, लैंड मास किसका सबसे ज़्यादा है, तो सबसे बड़ा लैंड मास के एरिया के तौर पे देखा जाए तो एशियन कॉन्टिनेंट है। एशियन कॉन्टिनेंट के बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन के बाद नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिकन यानी कि जो ऊपरी हिस्से में है। देखिए पूरा कॉन्टिनेंट ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट अगर कहेंगे तो अमेरिका में
एक कॉन्टिनेंट नहीं, दो कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिका है। आप यहाँ से लाइन खींच दीजिए, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, एशिया के बाद ये अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद कौन सा कॉन्टिनेंट होगा? आप सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, यूरोप, नो, अंटार्कटिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप, यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। आप इसको अगर पॉपुलेशन वाइज, अगर आप यही आप पॉपुलेशन वाइज देखना चाहें, मतलब किस देश की किस कॉन्टिनेंट में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो देखिए एक चीज़ तो कॉमन रहनी है। क्यों कॉमन रहनी है? क्योंकि चाइना और इंडिया एक ही कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं, उसका नाम एशिया। तो सबसे पहले एशिया कॉन्टिनेंट, उसके बाद दूसरे नंबर पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ओके, ये सीक्वेंस आपको पॉपुलेशन और लैंड मास यानी कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों सीक्वेंस सेम ही रहेंगे, क्रम दोनों का एक ही रहेगा। इसके बाद वहाँ पे कौन सा आया था? नॉर्थ अमेरिका, लेकिन यहाँ पे आएगा यूरोप। ये यूरोप है, यूरोप। और यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद ये तो बर्फ़ है, यहाँ पे कौन रहते होगा, ये हो गया अंटार्कटिका। उम्मीद है आपको ये बात एक बार में समझ में इतनी आसानी से नहीं आएगी, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज मैंने आपको जो भी बताया है इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, धीरे धीरे सब आ जाएगा। आगे ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर थोड़े बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हो तो ऐसे जुड़े रहिएगा। ऐसे ही आपकी समझ को बढ़ाने के लिए ज्योग्राफी से जुड़े और अन्य विषयों से जुड़े, सिविल सेवा से जुड़े सवालों और समझ की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।